हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे ओएनजीसी के गैस के कुएं में आग लग गई, बड़ी घटना हुई है। एक हफ्ते तक वो इलाका जो है दहलता रहा है। जानेंगे डिटेल में। रेवी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिडिल ईस्ट में यानी ईरान में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं। देशव्यापी वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अमेरिका इसमें आग में घी डाल रहा है और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, सबको देखते हैं। तो शुरू करते हैं। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य में ओएनजीसी के गैस के कुएं में जनवरी 2026 में आग लग गई, जिसे काबू पाने में 1 सप्ताह का वक्त लग गया? काबू पाया गया है लेकिन पूरी तरीके से नहीं अभी भी। आंसर का आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में कहा तो डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिला है और उसी में ये आग लगी। इस गैस के कुएं में कब आग लगी है? 5 जनवरी को आग लगी है और घना धुआं फैल गया, पूरी आग। और ये आग मोरी 5 नाम का एक कुआं है, उसी में लगा। कुएं के में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। अचानक कुएं से भारी मात्रा में गैस का रिसाव हो गया और गैस ने आग पकड़ ली और लपटें बेकाबू हो गई। पूरे इलाके के आसपास के गांवों को पूरा खाली करवाया गया। बिजली की आपूर्ति को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। गैस के चूल्हे इन सब के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। तो ये घटना हुई है मोरी गांव में स्थित मोरी 5 जो कुआं है उस जगह पर हुई है। ठीक है। इसका संचालन ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तो उसके द्वारा करवाया जा रहा था। उसका एक प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर था डीप इंटरप्राइज लिमिटेड, उसी के द्वारा करीब 1 साल से इसका कुएं का संचालन जो है ना वो कंपनी कर रही थी। ओएनजीसी ने एक ठेका दिया हुआ था। और ये जो आग लगी है उसके बाद फिर नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है ओएनजीसी की, तो उसके चीफ हैं जी श्री हरि। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि मोरी 5 में जो ये प्राकृतिक गैस का रिसाव हुआ एक भूवैज्ञानिक आश्चर्य है, जियोलॉजिकल सरप्राइज है। और जिस गति से वो निकल रहा था गैस, उसको निकाला जा रहा था और मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था। अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में गैस निकलने लगी, तो इस वजह से फिर इसमें आग लग गई। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। शुरू में कुछ खबरों में मैंने ये देखा कि ये तेल का कुआं था जिससे नेचुरल गैस भी निकाला जा रहा था, लेकिन बाद में फिर द हिंदू ने ही लिखा कि वो केवल गैस का कुआं था और उससे नेचुरल गैस की आपूर्ति की जा रही थी, वो निकाला जा रहा था। ठीक है। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है? N चंद्रबाबू नायडू। S अब्दुल नज़ीर वहाँ के गवर्नर हैं और अमरावती जो है ना वो वहाँ की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं महत्वपूर्ण और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा हाँ, इसका जो PDF है ना वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने लिंक दे दिया है, या फिर आप शार्प लर्निंग ऐप पर जाकर वहाँ से फ्री में डेली का PDF ले सकते हैं। और अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है, न्यू ईयर ऑफर, 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस इन सब के लेवल का है। दूसरा ISPCS लेवल का करंट फोर्स का मेंबरशिप प्लान, और इसमें PDF, वीडियो और टेस्ट सीरीज़ वीकली, मंथली, क्वार्टरली ये सब कुछ होता है और आपके संबंधित एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज़ भी होते हैं। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। ओके। और इसमें क्या मिलेगा? पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाएंगे, 24-25 के, और इस साल का 2026 का लगातार कंटेंट भी आपको मिलता रहेगा। PDF शानदार होते हैं, MCQ भी होता है, MCQ नोट्स होता है, डिटेल होता है और वीडियो के लिंक भी होते हैं, ताकि आप अगर उस चीज़ को विजुअली समझना चाहें तो समझ सकते हैं। और ये वीडियो भी अवेलेबल है, इससे खूब क्वेश्चन टकरा रहे हैं ग्रुप D में, 18 से 20 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। तो ये भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर अवेलेबल है ये वीडियो, और इसका PDF अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर बहुत मामूली से प्राइस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने जनवरी 2026 में इंसानी रेबीज को अधिसूचित करने योग्य बीमारी यानी नोटिफाइएबल डिजीज घोषित किया है? आंसर होगा दिल्ली। क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर दे दिया मैंने, चलो ठीक है। तो ये दिल्ली होगा इसका आंसर, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। रेबीज क्या है? गंभीर वायरल संक्रमण है और ये ब्रेन और रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब पर हमला करता है। और जो इन्फेक्टेड जो जानवर हैं रेबीज से,
उसके काटने पर आमतौर पर या खरोंचने से होता है, हो सकता है ये। दिल्ली सरकार ने ये 4 जनवरी को मानव रेबीज को, यानी जो जानवर से किसी व्यक्ति में फैल गया हो, तो उसको महामारी रोग अधिनियम 1897 उसके तहत एक अधिसूचित रोग घोषित किया है। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसमें ये होगा, इसे घोषित करने से क्या फ़ायदा है? फ़ायदा यही है कि अब एक भी मौत की पूरी जवाबदेही रहेगी। ठीक है, नए नियम के तहत अब सरकारी और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर्स है, उनको रेबीज के हर संदिग्ध मामले की पुष्टि की जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि रेबीज को कंट्रोल किया जा सके। देखिए, एक बार जो इन्फेक्शन आने के बाद ना रेबीज का, फिर उसको बचाना न के बराबर होता है, उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। ओके, और WHO का ये पोस्टर है जो मैं देख रहा था, और इसमें कहा कि 99% जो रेबीज इंसानों में होता है ना, वो होता है डॉग बाइट से, यानी कुत्ते के काटने की वजह से। बहुत बड़ी संख्या में भारत में लोग मारे जाते हैं कुत्ते के काटने की वजह से। दुनिया भर में करीब 50,000 लोग हर साल मरते हैं, उसमें से करीब 20,000 के आसपास की संख्या बताई जाती है कि भारत में ही कुत्ते काटने की वजह से जो रेबीज होता है उसकी वजह से मारे जाते हैं लोग। तो ये बहुत ही खतरनाक एक बीमारी है। आमतौर पे कई जानवर से होता है, लेकिन 99% जो ये है वो कुत्तों के काटने की वजह से होता है। और ख़ास तौर पर ये जो विकासशील देश हैं और ये गरीब देश हैं, उनमें ये इसके मामले बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कुत्ते खुलेआम रहते हैं और उनकी वैक्सीनेशन नहीं होती है, और बहुत बड़ी संख्या में कुत्ते अब पाए जाते हैं। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला चल रहा है, अभी सुनवाई चल रही है, ऑर्डर दिया, फिर वापस लिया, फिर ऑर्डर दिया कि किसी भी सार्वजनिक संस्थान के परिसर में कुत्ते नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और कह रहे हैं कि ये जानवर है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के जज ने अभी हाल ही में कहा भी कि भाई, अगर कोई कहता है कि हम पशु प्रेमी हैं, तो कल हो के वो बैल ले आएगा, कल हो को वो कई सारे जानवर ले आएगा कि हम पशु प्रेमी हैं तो इसको हम रखना चाहते हैं। कुत्ते से ही क्यों लगाव है आपका? गाय, बैल, गधे सब कुछ रख सकते हैं आप। तो ऐसे में तो व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। तो खैर वो बात है ही, लेकिन मुख्य बात यह है कि कुत्तों के काटने से बड़े मात्रा में रेबीज के मामले जो है ना वो देखने को मिल रहे हैं भारत में, और दिल्ली ने ये अधिसूचित बीमारी के तौर पर इसको कर दिया है। ठीक है, मतलब कंट्रोल किया जाएगा इसको, रेबीज से मौत ना हो ये सुनिश्चित करने का काम दिल्ली सरकार ये करने की कोशिश करेगी। मतलब ये होगा कि जहाँ पर कुत्ते ने काट लिया है और रेबीज के मामले आ गए हैं, तो वहाँ के सारे कुत्तों को वैक्सीनेशन होगा, और फिर अगर किसी में इस तरह के लक्षण हैं किसी कुत्ते में, तो उसको उठा के फिर शेल्टर होम में रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट कहिए उसको। पश्चिम एशिया जो ना एक्चुअल में है वो, लेकिन जो यूरोप और अमेरिकी देश हैं वो सब इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो उसके किस देश में बढ़ते आर्थिक संकट की वजह से व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं, और जिसकी वजह से वहाँ की सरकार ने देशव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया है। करीब 45-50 लोग मारे गए हैं वहाँ पर। आंसर क्या होगा? ईरान। ईरान में एक बार फिर से प्रदर्शन का दौर चल रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, और उसको मतलब ईरान की सरकार का कहना है कि इसको आग लगा रहा है कौन? अमेरिका और इजराइल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर धमकी दे दी है कि अगर लोगों की हत्या ईरान करवाता है, अपने प्रदर्शनकारियों की हत्या करवाता है, तो सख्त एक्शन लेंगे। ये स्थिति है वहाँ की। तो देखिए, ये जो प्रदर्शन है इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर में, और उसके बाद से अब प्रदर्शन बहुत बड़े पैमाने पर हो गया। एक बार ईरान को देख लेते हैं मैप के ज़रिए, फिर और बताते हैं। प्यारा भारत है अपना, और ये पड़ोस का पड़ोसी है, यानी पाकिस्तान के आगे ये ईरान है। ये कलरफुल आप देख रहे हैं। तो वहीं पर दिसंबर में शुरू हुआ ये प्रदर्शन, और अब जनवरी में बहुत ज़बरदस्त रूप ले चुका है। ईरान के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में प्रदर्शन चल रहा है। 3 वर्षों में सबसे बड़ा असंतोष देखने को मिल रहा है वहाँ पर,
और ये क्यों हुआ? ये आर्थिक संकट की वजह से हुआ है और राजनीतिक जो दमन हुआ है वहाँ पर उसकी वजह से। अब क्या है मामला? देखिए 9 जनवरी तक, जब तक कि मैं ये वीडियो आपको सामने पेश कर रहा हूँ, तब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है, उससे ज़्यादा भी बताए जा रहे हैं। मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण वहाँ पर आर्थिक कारण है। ठीक है, देखिए जो पश्चिमी देश है ना, वो सब ने प्रतिबंध लगाया हुआ है वहाँ की सरकार पर, और इसके अलावा सरकारी कुप्रबंध भी है। तो उसकी वजह से मुद्रास्फीति यानी महंगाई जो है ना वो चरम पे पहुँच गई है। और ख़ास तौर पे जो जून 2025 में पिछले साल इसराइल के साथ जो उसका युद्ध हुआ था, जिसमें ईरान जो है भारी पड़ता हुआ दिखा था, उसके बाद से वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, 40% महंगाई दर वहाँ पर है। वहाँ की जो मुद्रा है ना, उसकी क्या स्थिति है आप अगर देखेंगे, मुद्रा की जो स्थिति है, वहाँ की मुद्रा क्या है? ईरानियन रियाल है। ठीक है, $1 की कीमत कितनी है भारत के, मतलब $1 की भारतीय रुपए की कीमत जो अगर हम देखेंगे वो 90 रुपीज़ के आसपास है। ठीक है, लेकिन वहाँ की जो मुद्रा है ईरान की, ईरानियन रियाल, $1 खरीदने के लिए लगभग 10 लाख ईरानी रियाल खर्च करना पड़ेगा आपको। $1 की कीमत कितनी है? 10 लाख लगभग इन रियाल। भारत के रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो $1 90 रुपए का है, लेकिन वहाँ की बात करेंगे तो $1 जो है वो 10 लाख ईरानी रियाल का है। और हफ्ते भर पहले की बात है, $1 की कीमत वहाँ पर 45,000 रियाल, ईरानी रियाल थी। और जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ उसके बाद से 10 लाख ईरानियन रियाल की कीमत जो है $1। मतलब प्रदर्शन के बाद से वहाँ पर आर्थिक व्यवस्था बहुत चरमरा गई, बहुत खराब हालत हो गई है। ब्याज दर बहुत ज़्यादा है, जीवन यापन की लागतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब रुपया भर भर के लोग ले जा रहे हैं और इतना सामान ले आ रहे हैं। तो आर्थिक नाराजगी बहुत जल्दी ही अब राजनीतिक असंतोष में बदल गई है। और वहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी जो है इस्लामिक शासन व्यवस्था को भी चुनौती दे रहे हैं। वहाँ जो व्यवस्था है, इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ना वो सरकार ने ब्लॉक कर दिया पूरे देश में। और एक और बात बताऊँ आपको, जो वहाँ के पहले राजशाही थी, ठीक है, तो उस राजशाही के जो क्राउन प्रिंस माने जाते हैं अभी, रेज़ा पहलवी, जो कि अमेरिका में रह रहे हैं निर्वासित होकर, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर आह्वान कर दिया कि वहाँ की सरकार के खिलाफ आप सड़कों पे उतर जाइए। ईरान के जो आखिरी शाह थे, राजा थे, मोहम्मद रज़ा पहलवी, तो उन्हीं के बेटे हैं, ठीक है, रेज़ा पहलवी। तो वो क्राउन प्रिंस हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, वाशिंगटन में, और पिछले 1 वर्ष से विरोध में ईरान के लोगों को भड़काने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। हालांकि उनका प्रभाव बहुत सीमित दिख रहा है, फिर भी ये संकेत है कि ईरान की जनता का जो असंतोष है ना, वो सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं था, बल्कि राजनीतिक समस्या भी है। अब आप देखिए ना क्या करते हैं अमेरिकी सरकार। अमेरिकी सरकार ये करती है कि अगर किसी देश पर सैंक्शन लगाना है, मतलब उसको बर्बाद करना है, उस विद्रोह खड़ा करवा देना है, तो वहाँ की CIA तो काम करती है चुपचाप, साथ में पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब इसके पास ऑयल है, ये ऑयल बेच नहीं सकता है, कोई देश ले नहीं सकता है, तो अब ये कोई भी चीज़ परचेज नहीं कर सकता है, तो इसकी जो मुद्रा है ना वो तो ऑटोमेटिकली गिर गई ना, इसकी मुद्रा की कोई पूछ ही नहीं है। तो ऐसे में इसकी अर्थव्यवस्था तो बर्बाद होगी। पूरी दुनिया चलती है डॉलर से, ठीक है, और डॉलर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी इसमें लगी हुई है, बड़ी समस्या है ये, तेल बेच नहीं सकता है। तो अमेरिकी जो नीति है ना वो यहाँ पर सफल होती दिख रही है ईरान में, और ये प्रदर्शन बहुत भयानक दिख रहा है। इससे पहले भी अभी 2-3 साल पहले वहाँ प्रदर्शन हुए थे महिलाओं के बड़े पैमाने पर, ठीक है, हिजाब को लेकर, उससे भी बड़ा प्रदर्शन ये देखने को मिला। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि अगर लोगों पर गोलियां चलाई गई, मारे गए, तो फिर वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब ये स्थिति है। ईरान की बात कर रहे हैं हम। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। वहाँ के सर्वोच्च नेता कौन है? अली खामनेई। और राष्ट्रपति कौन है? मसूद
पेजेशकियन। मुद्रा यहाँ पर ईरानी रियाल चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, उसके चेयरमैन का पद किसने संभाल लिया? आंसर होगा रमेश कुमार जुनेजा। ठीक है, रमेश कुमार जुनेजा। तो वो 6 जनवरी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। फिनिश लेदर को एक्सपोर्ट को लेकर एक ये काउंसिल बना हुआ है, गवर्नमेंट से रिलेटेड ये काउंसिल है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है, तो उसी का इनको चेयरमैन बनाया गया। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया? आंसर होगा इसी साल को, 2026 को, और अभी जनवरी में इसका ऐलान किया गया है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में ये प्रस्ताव 2022 में ही गया था, और उद्देश्य यही है कि कम ध्यान दी जाने वाले जो घास के मैदान हैं वो कार्बन सिंक का काम करते हैं, मतलब कार्बन को सोखते हैं वो भी, तो इसको और बढ़ावा दिया जाए इसी के लिए। ठीक है, तो अब घोषित कर दिया गया है। 2022 में इसका प्रस्ताव गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और अब 2026 को ये घोषित कर दिया गया है। तो एक महत्वपूर्ण बात ये है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकीविद यानी इकोलॉजिस्ट, उनका नाम क्या है? माधव गाडगिल। उनका निधन हो गया है 7 जनवरी 2026 को। तो उन्हें यूनाइटेड नेशंस का कौन सा पर्यावरण सम्मान मिल चुका था? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आंसर को है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार अवार्ड। माधव गाडगिल, उनका जन्म हुआ था 24 मई 1942 को पुणे में। और ख़ास तौर पर जो पश्चिमी घाट है ना, वेस्टर्न घाट्स, वहाँ की जो पारिस्थितिकीय महत्व है, वहाँ काम करने के लिए वो जाने जाते हैं। IISc जो है ना बेंगलुरु में, वहाँ पर 31 साल तक उन्होंने काम किया है, एजुकेशनल वर्क किया है। और इस दौरान उन्होंने आदिवासी, किसान, चरवाहों, मछुआरों, इन सब के साथ मिलकर भी ज़मीनी स्तर पर रिसर्च किया। तो 2024 में इनको संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिमी घाट में महत्वपूर्ण कार्य के लिए ये जो वैश्विक चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है ना, उससे सम्मानित किया था इनको। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अवार्ड इनको मिल चुका था, और जिनका निधन हो गया अभी जनवरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनगणना से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो एक लाइक बटन दबा दीजिएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद वहीं पर आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन आएगा, और वहाँ पर ऑल का बटन दबाएंगे तो फिर आपको सारे जो वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो सब आपको पहुँच जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, उन्होंने जनवरी 2026 में अभी जनगणना 2027 का नोटिफिकेशन जारी किया। तो देश की आज़ादी के बाद ये कौन सी भी जनगणना है? यहाँ पर सवाल ट्विस्ट करके पूछा गया है कि आज़ादी के बाद की कौन सी भी जनगणना है। तो ये 8वीं जनगणना है आज़ादी के बाद से। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे ना कि भारत में अब तक हुई, यानी जब देश गुलाम था अंग्रेजों का, उन सब का पीरियड को जोड़ लेंगे तो ये कौन सी भी जनगणना है? तो 16वीं जनगणना है। ठीक है, भारत की ये 16वीं जनगणना है, लेकिन आज़ादी के बाद ये 8वीं जनगणना हम कहेंगे। ओके, तो इस बार जो जनगणना हो रही है उसको सेंसस 2027 कहा जाएगा। 16वीं जनगणना राष्ट्रीय होगी और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी। इसमें देश में आबादी कितनी है, घर, परिवार, शिक्षा, भाषा, काम कैसा करते हैं लोग, लिंग, उम्र, इसके अलावा जाति, इन सब के चीज़ों का जुटान किया जाएगा। क्या आपके पास संपत्ति है, ये सब कुछ का पता चलेगा इसके ज़रिए। ठीक है, तो देश में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, 1872 में। और अभी से पहले जनगणना कब हुई थी पिछली? तो 2011 में हुई थी। उसके बाद फिर 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 फिर मामला टलता चला गया था। ठीक है, और आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ओके, तो ये जनगणना, उसका नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया गया है 2027 का अभी, और 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में ये पहला फेज़ होगा अभी इसी साल 2026 में। और इसकी शुरुआत हो गई घरों के लिस्टिंग डेटा इकट्ठा करने से। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ पर 30 दिनों में काम पूरा करेंगे।
और उसके बाद फिर मतलब ये पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी और 30 लाख कर्मचारी देश भर में मोबाइल ऐप के ज़रिए जानकारी जुटाएंगे। ओके, तो ये जाति की भी गणना की जाएगी इस दौरान। अगला क्वेश्चन, किस पूर्वोत्तर राज्य में वैज्ञानिकों ने एक नई रीड स्नेक प्रजाति, सांप की प्रजाति, उसका नाम रखा गया है किला मारिया मिजोरामेंसिस, तो इसकी खोज की है। कौन सा राज्य आंसर होगा? मिजोरम। मिजोरम यूनिवर्सिटी है, उसके जूलॉजिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और रिसर्चर्स ने ये खोज किया है। 2008 में ही इसके नमूने मिले थे, लेकिन फिर इस पर रिसर्च किया गया कि ये क्या खास है, इसमें खास चीज़ क्या है, और अब इसका ऐलान किया गया है। इसकी खोज में रूस, जर्मनी और वियतनाम के वैज्ञानिकों ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इससे पहले इस प्रजाति का सांप जो है ना, वो मतलब इस रीड स्नेक प्रजाति, मतलब उसकी नई प्रजाति कही है। ठीक है, ये वाली, तो ये पहले पाया नहीं गया, देखा नहीं गया था, पहली बार ये पाया गया, तो इसको हम खोज कहेंगे इसके। ठीक है, तो मिजोरम की बात कर रहे हैं, वहाँ की राजधानी क्या है? आइजॉल है, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहोमा। अगला क्वेश्चन, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का निधन हो गया 7 जनवरी 2026 को। तो वह किस कंपनी के चेयरमैन रह चुके थे? आंसर होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उसके चेयरमैन रह चुके थे। और वेदांता ग्रुप और साथ में अनिल अग्रवाल के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये हैं अनिल अग्रवाल और ये हैं उनके बेटे जिनका निधन हो गया अभी। कैसे निधन हुआ अग्निवेश अग्रवाल का? अमेरिका में स्कीइंग कर रहे थे। स्कीइंग क्या है? जो बर्फ़ पे जो चलते हैं ना, स्केटिंग करते हैं, उसको स्कीइंग कहेंगे। तो उसी के दौरान वो घायल हो गए थे, फिर इलाज के लिए उनको न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया था, भर्ती कराया गया था। 7 जनवरी को उनको अचानक कार्डियक अरेस्ट हो गया, यानी हार्ट अटैक आ गया, और उसके बाद उनका निधन हो गया। तो अनिल अग्रवाल ने यह ऐलान किया है कि बेटे से हमने वादा किया था कि निजी कमाई, यानी जो अपनी प्राइवेट इनकम है, उसका 75% हिस्सा दान कर देंगे। तो कहा है कि हम ये वादा निभाएंगे, ऐसा कहना है इनका, अनिल अग्रवाल का। वेदांता ग्रुप के बारे में आप जानते हैं, माइनिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी है भारत की, और माइनिंग में उनके बेटे, मतलब अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल, वो भी बहुत बेहतरीन व्यक्ति के तौर पर थे और बिजनेसमैन के तौर पर थे। हिंदुस्तान जिंक, उसको भारत सरकार की कंपनी थी, उसको फिर टेक ओवर किया था वेदांता कंपनी ने, तो उसके ये चेयरमैन भी बने थे। ये महत्वपूर्ण बात रही। ठीक है, वेदांता की अगर हम बात करेंगे, बहुत ये इम्पॉर्टेंट है। अनिल अग्रवाल जो बिहार के रहने वाले हैं, मूलतः पटना के, तो 1976 में उन्होंने स्क्रैप मेटल ट्रेडिंग से अपनी वेदांता की शुरुआत की थी। आज दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल रिसोर्स कंपनियों में से एक है, और फोर्ब्स के अनुसार जुलाई 2025 में उनकी जो कुल संपत्ति थी 35,000 करोड़ रुपए के तक पहुंच चुकी थी। हुरून रिच लिस्ट 2025 में 16वें स्थान पर थे वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है DRDO, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो 2026 में इस बार 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। ठीक है, और DRDO के चीफ कौन है अभी इस वक्त? समीर V कामत। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ, और न्यू ईयर ऑफर चल रहा है 1-2 दिन का, ही है, फ़ायदा उठा सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। ओके, बाय।